हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी। तो क्लास 10th की बायोलॉजी में अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम डियर स्टूडेंट पढ़ रहे थे जीव जनन कैसे करते हैं, अपना चैप्टर यानी कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो वहां पर डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि मानव जनन में हमने मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक कवर अप कर रहे थे। तो उसमें से हमने नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी अच्छे से समझा। हमने जाना कि नर जनन तंत्र क्या होता है। हमने ये भी जाना कि आ, नर गैमेट बनने की प्रक्रिया यानी कि मेल गैमेट बनने की प्रक्रिया को काफी अच्छे से तक समझा। साथ के साथ हमने वहां पर समझा कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि किसे होता है। हमने काफी बढ़िया से कवर अप किया कि किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने अच्छे से समझा था। तो नेक्स्ट पार्ट डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं, जिसको कहते हैं मादा जनन तंत्र कहते हैं हिंदी में। तो बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। यहाँ पर आप दो इंपॉर्टेंट फिगर देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ पर दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट फिगर, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां। तो क्या है इसके बारे में, क्या चीजें हैं, हम आप पढ़ेंगे काफी डिटेल में तब तक। थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा स्टॉक जानकारी पहले हासिल कर ले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चीजें क्या होती हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन हमने आपका आवश्यकता अनुसार, ताकि टाइम कम लगे इस वजह से हमने डायग्राम को पहले ही ड्रा कर दिया है। तो थियरी वाला पोर्शन हम थोड़ा सा इसमें कवर अप करते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें, आप हेडिंग अपनी बना लेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र, हेडिंग आप ड्रा आउट कर लेंगे। तो हम कहते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, ध्यान से देखना। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट की बात करें तो डियर स्टूडेंट, पहला जो होता है दैट इज दी प्राइमरी 6 ऑर्गन्स, दैट इज दी प्राइमरी 6 ऑर्गन्स, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सेकंड जो होता है दैट इज दी सेकेंडरी सेकेंडरी 6 ऑर्गन्स, दैट इज द्वितीय जनन अंग, इसको हिंदी में कहा करते हैं। थर्ड जो होता है वो आपका एसेसरी 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 6 ऑर्गन्स। हाँ या ना। तो डियर स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका टोटल मिलाकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी 6 ऑर्गन, सेकेंडरी 6 ऑर्गन एंड एसेसरी 6 ऑर्गन। ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी 6 ऑर्गन की, तो प्राइमरी 6 ऑर्गन को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, तो बात करें तो प्राथमिक जनन अंग ऐसा जनन अंग, जैसा सेम चीजें ऐसी ही हमने हेडिंग बना करके पढ़ा था किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम आसान है। जैसे नर जनन तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, उसी तरीके से हम मादा जनन तंत्र को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांट रहे होते हैं। पहला प्राइमरी, देन सेकंड सेकेंडरी, देन थर्ड क्या है एसेसरी 6 ऑर्गन। प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन और सहायक जनन अंग। तो जैसे ही हम बात करते हैं प्राथमिक जनन अंग की, तो प्राथमिक जनन अंग ऐसा जनन अंग होता है जिसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया देखी जाएगी, यानी कि युग्मक जनन की बनी प्रक्रिया, कुल मिलाकर के युग्मक बनने की प्रक्रिया जिसके अंदर प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहां पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं दीज आर दी ओवरी, जो कि देयर आर
वन पेयर्ड ओवरी, समझ पा रहे हो, पेयर में पाए जाते हैं, टोटल 2 इन नंबर, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत क्या पढ़ा जाएगा, ओवरी पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरी क्या पढ़ेंगे, ओवरी दीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी दीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, समझ पा रहे हैं। इसी में आपके युग्मक बनने की प्रक्रिया होगी, यानी कि युग्मक कुल मिलाकर के अंडाणु बनने की प्रक्रिया देखी जाएगी। और अंडाणु जो आपका बन रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इसको अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज क्या बोला करेंगे, ओओजेनेसिस, हाँ या ना, ओओजेनेसिस, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम अंडाणु जनन कहा करते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत क्या आ रहा है, प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत गोनाड आ रहा है, यानी जनन अंग, कुल मिलाकर के ओवरी, जिसको हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट, हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु बनता है, क्या बनता है डियर स्टूडेंट, अंडाणु बनता है, अंडाणु बन रहा होता है, हाँ ना। इसी अंडाशय में क्या बन रहा होता है, अंडाणु बन रहा होता है, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक जनन अंग, ऐसा जनन अंग होता है जिसके अंतर्गत, समझ पा रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्या आएंगी, डक्ट्स आएंगी, जिसके अंतर्गत बहुत सारी नलियां आएंगी। जैसे यहाँ पर हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी को देखा, जब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो बहुत सारी नलियां यहाँ पर देख पा रहे हैं, दीज आर दी बहुत सारी, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बड़ी सी नली देख पा रहे हैं, जो कि उधर भी है, जो कि देयर आर दी वन पेयर, ये भी पेयर में है, टोटल 2 इन नंबर, और इसके अलग अलग भाग है, इसको हम बोलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट देख पा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका इस्थमस आ रहा है, एम्फुला आ रहा है एंड इनफंडिबुलम आता है। तो इस्थमस, एम्फुला, इनफंडिबुलम जो तीनों किसके भाग हैं आपके, इनफंडिबुलम टोटल मिला कितने कितने भाग हैं, टोटल किसके भाग हैं, ये फैलोपियन ट्यूब के भाग हैं, किसके भाग हैं डियर स्टूडेंट, फैलोपियन ट्यूब, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, अंडवाहिनी के भाग हुआ करते हैं। तो अंडवाहिनी के क्या होते हैं, ये मुख्य रूप से 3 आपके भाग देखे जाते हैं, अब जिसके अंतर्गत हम इस्थमस, एम्फुला, इनफंडिबुलम पढ़ते हैं। अब कुल मिलाकर के पूरे तीनों भाग किसके हैं, फैलोपियन ट्यूब के हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा उसके अंतर्गत डक्ट्स आएंगी, बहुत सारी नलियां आएंगी, और नली के अंतर्गत क्या देखा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। तो आपका जो फैलोपियन ट्यूब होगा डियर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, जो आपका क्या होगा, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब होगा, वो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हुआ करेगा। इसी को हम एक नाम और देते हैं, इसी को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसी को ओविडक्ट भी कहा जाया करता है। और इसी ओविडक्ट के कितने भाग होते हैं आपको पता है, इस्थमस, इम्फुला एंड इनफंडिबुलम होता है ना। तो ये भी पेयर्ड में पाया जा रहा है, ये भी क्या इसमें पाया जा रहा है, पेयर्ड में, वन पेयर पाया जा रहा है। ओवरी भी क्या है, दैट इज द वन पेयर अकर्ड इन ओवरी, दीज आर द फीमेल गोनाड, जो कि फीमेल का जनन अंग है, गोनाड होता है। गोनाड का मतलब, गोनाड का मतलब डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, गोनाड का मतलब जिसमें गैमेट बने, जिसमें क्या बने, गैमेट जिसके अंदर बनेगा, गैमेट यानी कि युग्मक बनेगा, और युग्मक क्या बनता है, अंडाणु बनता है, ओवम बनता है, और किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, ओओजेनेसिस के द्वारा बनता है। किस प्रक्रिया द्वारा बनता है डियर स्टूडेंट, ओओजेनेसिस, यानी कि अंडाणु जनन के द्वारा बनेगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक जनन अंग, ऐसा जनन अंग जिसके अंतर्गत सहायक ग्रंथियां आती है, ध्यान से देखना, ऐसा जनन अंग जिसके अंतर्गत सहायक ग्रंथियां आएंगी उसको बोलेंगे
accessory sex organ। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो accessory sex organ आपका जो होता है इसको बोलते हैं दैट इज द मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड है वो आपका क्या है, दीज आर दी accessory sex organ, जो कि हर एक मैमल्स का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर है। देयर आर दी पेयर इन नंबर, ये भी किस में होता है, पेयर्ड में हुआ करता है। समझ पा रहे हैं, जो कि सभी में मैमल्स में प्रेजेंट होता है। दीज आर दी मेमोरी ग्लैंड। तो जो मेमोरी ग्लैंड होगा, ध्यान से देखना है डियर स्टूडेंट, जो मेमोरी ग्लैंड्स होगा वो क्या होगा आपका एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि सहायक जनन अंग के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। हमने सिंपल सा जैसे नर जनन तंत्र में हमने 3 भागों में बांटा था, उसी तरीके से हमने मादा जनन तंत्र को भी 3 भागों में बांटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सेसरी। प्राइमरी के अंतर्गत ऐसे जनन अंग आएंगे प्राथमिक जनन अंग में जिसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया देखी जाएगी, जिसमें गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, और वो युग्मक क्या बन रहा है, अंडाणु बन रहा है। तो अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है किसके अंदर देखी जा रही है, ओवरी के अंदर, यानी कि अंडाशय के अंदर, जो कि वन पेयर में पाया जा रहा है। These are the ovaries and ovaries. There are the two in number. That is the pair में पाया जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं जोड़े में पाया जा रहा है। हाँ या ना, बिल्कुल। नेक्स्ट हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि ऐसा जनन अंग जिसको हमने द्वितीयक जनन अंग हिंदी में बोल रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि जिसके अंतर्गत डक्ट पाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत नलियां आती हैं। और डक्ट्स आपकी क्या है, डक्ट हमने देखा कि अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को हम फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं। और उसी अंडवाहिनी के कितने भाग हैं, हमने देखा कि मुख्य रूप से 3 भाग हैं, इस्थमस है, एम्फुला है एंड इन्फंडिबुलम है। टोटल कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। और किसके पार्ट हैं आपके, इसके पार्ट है, देयर आर दी फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी बोल रहे थे। और ये आपका क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हमने थर्ड पढ़ा कि एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि जिसके अंतर्गत मेमोरी ग्लैंड आती है, सहायक ग्रंथियां आती है। देयर आर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो कि मिल्क प्रोडक्शन करने में इंपॉर्टेंट करती है। फीडिंग ऑफ बेबी, बेबी के फीडिंग करने के लिए देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड। तो ये क्या है कि आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर रहा। किस तरीके से हम बेसिक सा थियरी का पोर्शन खास करके अगर देख लें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आखिर पाई क्या क्या चीजें जाती हैं, इसको भाग बांटा किस में जाता है, 3 भागों में, हमने समझ लिया इसको। एक तो आउटपुट आउटर आइडिया हमने लगा लिया कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ी जाएंगी। आई होप डियर स्टूडेंट आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर बढ़ जाएं। इस डायग्राम में जो चीजें दी गई है उसको हम काफी तक समझेंगे। तो उसको समझने से पहले हम कुछ बातें और जान लेते हैं। ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपका जो डायग्राम दिखाया गया है, फिगर यहाँ पर, these are the internally structure। ध्यान से देखना, ये जो फिगर है ये इंटरनल, they are the located in the pelvic region and internal। pelvic मतलब नीचे वाले भाग में, शोल्डर मतलब जिसको कह सकते हो, और ये इंटरनली स्ट्रक्चर लोकेटेड है। ध्यान देना, इंटरनली स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है एट द एब्डोमेन। समझ पा रहे हैं, इंटरनली पेल्विक रीजन जिसको हम कह सकते हैं, हाँ या ना। लेकिन अगर हमको बाहर से देखना हो, बाहर से कैसे दिखाई दे रहा होगा, तो जरा उसको भी हम साथ के साथ कोरिलेट करते चले, ताकि ये डायग्राम आपको कोई दिक्कत ना करे। इसको समझ लेंगे तो अपने आप चीजें आपको समझ में आ जाया करेंगी। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा वो डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं, इसको हम बाह्य जनन अंग। देयर आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, अगर इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर हम इमेजिन करें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये आपका क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, बाहर प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखना है, ये चीजें जो होती हैं बाहर प्रेजेंट होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, देयर आर दी, इस तरीके से आपका क्या होता है, यहाँ पर फीमेल एक्सटर्नल
जेनेटेलिया दिखा जा रहा होता है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखना। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो डियर स्टूडेंट, ऊपर की तरफ क्या होता है इस तरीके से यूरेथ्रल ओपनिंग यानी कि यूरिन वाला ओपनिंग, नीचे की तरफ क्या होता है वेजाइनल ओपनिंग हो रहा होता है। ये थोड़ा सा आपको हम समझा दें, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे डियर स्टूडेंट, तो वहां पर एक ही ओपनिंग के द्वारा, ध्यान से देखना, एक ही ओपनिंग के द्वारा स्पर्म भी रिलीज हो रहा था और यूरिन भी रिलीज हो रहा था, यानी कि एक ही रास्ता था। नर में एक ही रास्ते के द्वारा शुक्राणु भी बाहर निकलेगा और यूरिन भी बाहर निकलेगा, हाँ या ना। शुक्राणु और मूत्र एक ही रास्ते के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं नर में, समझ पा रहे हैं। लेकिन बट इन द केस ऑफ फीमेल, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। फीमेल के केस में क्या होता है कि डियर स्टूडेंट, इसमें देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग, इसमें दो अलग अलग रास्ते पाए जाते हैं। मतलब कि यूरिन के लिए अलग रास्ता होगा और मेंसेस के लिए अलग रास्ता होगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल्स के लिए, ब्लीडिंग के लिए, जिसके दौरान जिसके एग्स रिलीज होगा ना, जिसमें उसके लिए अलग रास्ता देखा जाएगा, यानी कि देयर आर द टू सेपरेट ओपनिंग, इसमें दो अलग अलग ओपनिंग पाई जाती है, दो अलग अलग रास्ते देखे जाते हैं, जबकि नर में ऐसा नहीं होता है। एकदम स्टूडेंट इसको क्लियर करके चलेंगे, ध्यान से देखना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देयर आर द टू ओपनिंग बनाया है। पहला ओपनिंग ऊपर की तरफ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग बोला करते हैं। नेक्स्ट जो होता है नीचे की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, दीज आर दी वेजाइनल ओपनिंग। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम वेजाइनल ओपनिंग कहा करते हैं, हाँ या ना। इसके बाद यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये क्या है, फोल्डिंग पाई जा रही होती है, ध्यान से देखना। ये जो फोल्डिंग पाई जा रही होती है, इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। बाहर की तरफ जो फोल्डिंग होती है इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, लेबिया मेजोरा। देन इंटरनल की तरफ होता है लेबिया माइनोरा। क्या होता है इंटरनल में, लेबिया माइनोरा, यानी कि लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ये दोनों आपस में जाकर के ऊपर की तरफ एक फोल्डिंग कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान देना, दीज आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम कह सकते हैं। ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्लाइटोरस। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्लाइटोरिस कहा करते हैं, हाँ या ना, ध्यान से देखना। इसको क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। इसके अलावा बगल बगल इस तरीके से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ध्यान देना, मोन्स ऑफ प्यूबिक्स ना, मोन्स ऑफ प्यूबिक हेयर इसको कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम प्यूबिक हेयर कहा करते हैं, ध्यान से देखना। इसको क्या करते हैं, प्यूबिक हेयर, लिख लेना। इसका नाम क्या है, प्यूबिक हेयर, हाँ या ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, प्यूबिक हेयर कर रहे हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। ये संरचना जो है इसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। बात करें फिगर किसका है, दीज आर दी एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि बाहरी रूप से किस तरीके से मादा जनन तंत्र दिखाई देता है, बाहर से प्रेजेंट होगा इस प्रकार से। लेकिन इंटरनली अगर देखेंगे आंतरिक रूप से, तो आंतरिक रूप से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा वो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ध्यान से देखना। दोनों में आप कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, आपने जानना है कि बाहर से प्रेजेंट इस तरीके से, इंटरनली इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों में स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत ही कंपलसरी है, इसमें जानना जरूरी है कि इसमें क्या होता है कि दो फोल्डिंग होती है, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, देयर आर द टू ओपनिंग। एंड इसके अलावा हम दो ओपनिंग में ऊपर की तरफ यूरेथ्रल ओपनिंग, और यूरेथ्रल ओपनिंग में हमने बताया कि यूरिन बाहर निकल रहा होगा, यूरिन के लिए अलग रास्ता जिसके लिए यूरेथ्रल ओपनिंग पाई जा रही होगी। देन मेंसेस के लिए जो अलग रास्ता है जिसमें मेंसेस यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मासिक चक्र
मासिक धर्म के दौरान जो ब्लीड आउट होगा, जो ब्लड रिलीज होगा, समझ पा रहे हैं, वो जो ब्लड रिलीज होगा, जो ब्लीडिंग होगी, वो किस ओपनिंग के द्वारा हो रहा होगा? वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा देखा जा रहा होगा। हाँ या ना डियर स्टूडेंट? इसके अलावा एक चीज और आपको बता दें, जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, इसके ऊपर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, ध्यान से देखना, एक मेम्ब्रेन कह सकते हैं पाई जाती है, दरअसल झिल्ली इसको हिंदी में कह सकते हैं। इसका नाम होता है हाइमन मेम्ब्रेन, ध्यान से देखना, इसको लिख लेना, हाइमन हाइमन मेम्ब्रेन पाया जाता है। हाँ या ना? कभी कभी ये हाइमन में कभी कभी क्या ड्यूरिंग साइक्लिंग के दौरान, ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, ये हाइमन मेम्ब्रेन जो होती है फट जाती है, टूट जाती है। समझ पा रहे हैं? जब हाइमन मेम्ब्रेन टूट जाती है तो ब्लीडिंग भी हो रहा होता है कभी कभी। तो ये क्या होता है कि ऊपर की तरफ इस तरीके से वेजाइनल ओपनिंग होता है। कुछ लोग इसको वर्जिनिटी से कोरिलेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर जिसमें हाइमन प्रेजेंट है ना, वर्जिन है, जिसमें हाइमन नहीं प्रेजेंट है, नॉन वर्जिन है, तो ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि हाइमन जो होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, ड्यूरिंग साइक्लिंग, समझ पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के दौरान, समझ पा रहे हैं कि टूट जाता है ऑटोमेटिक। समझ पा रहे हैं? दीज आर दी हाइमन मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी रही, और उसमें जो ओपनिंग होता है इसको वेजाइनल ओपनिंग को कवर अप कर रहा होता है। ये चीजें होती हैं, सिंपल सी बात होती है। इसके अलावा हम एक बात अगर आपको बताएं, तो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा, ध्यान से देखना, नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट होगा, इसको क्या कह रहे होंगे? एनस कह रहे होंगे, इसको भी जानते रहना, दीज आर दी एनस स्ट्रक्चर नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। ऊपर की तरफ हमने पेम्बल हेयर देखा, एंड यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से फोल्डिंग उभार लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है, इसको हम क्लाइटोरस बोलते हैं। इसकी खासियत होती है, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, ये जो होता है एनालोगस टू मेल पेनिस, ध्यान देना, मतलब कि ये क्या होता है, एनालोगस टू मेल पेनिस, ध्यान देना, एनालोगस टू मेल पेनिस, यानी कि नर पेनिस के क्या होता है, एनालोगस होता है। ध्यान से देखना, एनालोगस का मतलब उसका समरूप होता है। समझ पा रहे हैं? जैसे पेनिस का काम होता है, उसी तरीके से मेल में जिस तरीके से पेनिस का काम हो रहा होता है, तो वहां पर फीमेल जो होता है अपना क्लाइटोरस का इस्तेमाल करती है ड्यूरिंग सेक्सुअल डिजायर के दौरान, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब जो क्लाइटोरस होता है ये फीमेल का एक एक्साइटेटरी सेक्स ऑर्गन होता है। ध्यान देना इसको, देयर आर द एक्साइटेटरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल में क्या होता है कि जो ड्यूरिंग एक्साइटेशन के दौरान पेनिस इरेक्ट हो जाता है, उसी तरीके से फीमेल में क्या होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल डिजायर। समझ पा रहे हैं? ड्यूरिंग सेक्सुअल डिजायर वहां पर क्या होता है, फीमेल में क्लाइटोरस इरेक्ट होता है। ध्यान से देखना, जो क्लाइटोरस होता है वो इरेक्ट हो जाता है फीमेल में। तो ये रही क्लाइटोरस, इसी कारण, इसी वजह से इसको हम एनालोगस टू मेल पेनिस कहते हैं, यानी कि ये भी क्या होता है, फीमेल का पेनिस कहा जाता है। अगर हम शुरुआती डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पर चीजें एकदम समान रूप से दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर पेनिस डेवलप हो रहा होगा मेल में, इस तरीके से यहाँ पर फीमेल में शुरुआती अवस्था एकदम सेम दिखाई देगी। जैसे क्लाइटोरस इस तरीके से पेनिस दिखाई देगा, तो शुरुआती अवस्था जो होती है एकदम सेम स्ट्रक्चर होता है। तो उतना डीप आपको जानना भी नहीं, लेकिन आप जानते रहो थोड़ा थोड़ा चीजें। तो इस तरीके से हमने जाना कि क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जब बाहर से देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको नजर आएगा, लेकिन जैसे ही हम इंटरनली स्ट्रक्चर को नजर देखें, तो ध्यान से देखना, जैसे ही हम इंटरनल रूप से देखें तो हमको किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखना, आंतरिक रूप से तो आपके बुक्स में भी ये डायग्राम दिया गया है, तो पेपर में जो आता है फिगर यही वाला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल सा फिगर है, आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होगी।
तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने क्या देखा कि बाहर तो हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखा, हाँ है ना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होगा, बाहर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर वेजाइना के नीचे की तरफ, यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होगा। ये इंटरनली स्ट्रक्चर है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग पहली बार पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि ये जो होता है बाहर ही प्रेजेंट होता है। दे आर द इंटरनल स्ट्रक्चर, दे आर द लोकेटेड इन पैल्विक रीजन। समझ पा रहे हैं, एब्डोमेन के स्ट्रक्चर से लोकेटेड होता है वहां पर। तो बाहर की तरफ तो जेनेटेलिया हमने उसको समझा, बाहर की तरफ का स्ट्रक्चर क्या है। अब इसको समझेंगे तो और आसानी होगी समझने में। ध्यान से समझ लो इसको, हमने इसमें बनाया क्या क्या स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का जो देख पा रहे हैं, दे आर द पियर शेप, जिसको हम गर्भाशय बोल रहे हैं, यानी कि यूट्रस बोल रहे हैं। ऊपर की तरफ फंडस वाला पार्ट है यूट्रस का, जिसको हम यूटेराइन फंडस बोला करते हैं। और यहाँ पर कैविटी होती है, जिसको हम यूटेराइन कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी के अंदर बच्चा जाकर के यहाँ पर एंडोमेट्रियम की जो मेम्ब्रेन होती है, इसी कैविटी से होते हुए आगे धस जाया करता है, हाँ या ना। इसी में धसता है बच्चा। कैसे धसेगा आगे हम समझ रहे होंगे, कहां पर इम्प्लांटेशन जब आपको पढ़ाएंगे, रोपड़ की प्रक्रिया, तो वहां पर हम वो चीज जानेंगे काफी अच्छे से। ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन दिखाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट। बाहर की तरफ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पेरीमेट्रियम की मेम्ब्रेन पाई जाती है। पेरीमेट्रियम का मतलब इसको हम हिंदी में बाह्य स्तर भी कह सकते हैं। मध्य में जो पाई जाती है मायोमेट्रियम, जिसको हम मध्य स्तर हिंदी में कह सकते हैं। और अंदर की तरफ होती है एंडोमेट्रियम, जिसको हम अंत भित्ति यानी आंतरिक परत भी हिंदी में कह सकते हैं। ध्यान से देखना, यानी कि सबसे बाहर की तरफ जो होता है पेरीमेट्रियम होता है, बाह्य स्तर होता है, मिडिल में होता है यानी कि मेजो, मिडिल में जो होता है मायोमेट्रियम होता है। एंड एंडो की तरफ क्या होता है एंडोमेट्रियम, यानी कि अंदर की तरफ अंतः परत यानी कि एंडोमेट्रियम होता है। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक डियर स्टूडेंट, बाहर होता है पेरीमेट्रियम, पेरी 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 मतलब बाहर, मेजो मेजो यानी कि मिडिल, मिडिल मतलब मध्य, मध्य मतलब बीच में, तो मेजो समझ पा रहे हैं, यानी कि मायोमेट्रियम मिडिल, मिडिल मतलब मायोमेट्रियम बीच में होगा। एंडो एकदम अंदर, एंडो 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 मतलब अंदर, एंडोमेट्रियम, सिंपल सी बात होगी। यहाँ पर तीनों परत का काम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है। ध्यान से देखना, जैसे अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, जो मायोमेट्रियम उसके बाद पेरीमेट्रियम होता है, इस दोनों परत का काम यानी कि पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम परत का जो काम होता है ड्यूरिंग बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब बच्चा जन्म ले रहा होगा, जब बच्चा बाहर की तरफ आएगा, रिलीज होगा, तो वहां पर इन दोनों परतों में क्या होता है, जो पेरीमेट्रियम है और जो मेसोमेट्रियम है, यानी कि जो मायोमेट्रियम जो पेरीमेट्रियम है, यही दोनों मेम्ब्रेन में क्या होता है, देयर आर दी विग्रस कंट्रक्शन। समझ पा रहे हैं, विग्रस कंट्रक्शन का मतलब कि गर्भाशय की जो बाह्य परत अंत सॉरी जो बाह्य परत मध्य परत होती है, इन दोनों परतों में क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसको हम विग्रस कंट्रक्शन कह रहे होते हैं। प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसके दौरान बच्चा जो होगा नीचे की तरफ डिसेंड होगा। समझ पा रहे हैं, नीचे की तरफ स्पेन डाउन होगा। कैसे होगा आगे हम इसको समझ रहे होंगे, बस इतना जानते रहना कि जो पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम होगा, ये बच्चे को बाहर निकालने में मदद कर रहा होगा, क्योंकि जो कंट्रक्शन होता है, जो संकुचन लगता है, समझ पा रहे हैं, वो इन्हीं मेम्ब्रेन पर लग रहा होता है, क्योंकि इन्हीं मेम्ब्रेन पर हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। और वो कौन से हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या होता है रिसेप्टर डियर स्टूडेंट, रिसेप्टर का मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं रिसेप्टर की बात करें तो, जैसे यहाँ पर अगर हम इसको अपने मार्कर से समझे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे सपोज करो ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, इस तरीके से गर्भाशय पर बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाएंगे। सपोज करो एक रिसेप्टर है, अब इस रिसेप्टर को
इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए इस पर काम ताकि हो। जैसे सपोज करो, एक सिंपल सा उदाहरण ले रहे हैं, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम पर इस तरीके से बहुत सारे रिसेप्टर लगे होंगे। अब इस रिसेप्टर पर वही हार्मोन जाके जुड़ पाएगा, समझ पा रहे हो, जो उससे जाके बाइंड होगा भाई। अगर ये जुड़ेगा, ये सब जुड़ नहीं पाएगा। तो इस तरीके से इसी सेम साइज का होना चाहिए, अब जाकर के ये रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा। और इस रिसेप्टर पर जो बाइंड करता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाइंड कर रहा होता है। ध्यान से देखना, बेसिकली समझाना चाहते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वही जाकर के मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम जो रिसेप्टर पाया जाता है उस पर जाके क्या करता है, इसे बाइंड करता है। जब बाइंड करता है तब जाकर के ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपना काम कर रहा होता है, जिससे क्या होता है, विगरस कंट्रक्शन उत्पन्न होता है, ज्यादा मात्रा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, जिससे बच्चा बाहर आता है, सिंपल सी प्रोसेस होती है। तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आया होगा, कैसे आता है, क्या होता है, आगे हम उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। तो कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट परत जो एंडोमेट्रियम होती है, इसकी एक बहुत ही खास बात होती है, ध्यान से देखना। जो एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन होती है, इसमें बहुत ही खास बात यह होती है कि ये क्या होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय, ध्यान देना, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर क्या होता है, ये बाहर रिलीज हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो हमने कलर्ड में बनाया है इस तरीके का, समझ पर, रेडिसिन कलर्ड में जो बनाया है, ये क्या होता है कि 1 मंथ के बाद ये झड़ जाता है। समझ पा रहे हैं, झड़ जाने का मतलब ब्लीडिंग के दौरान बाहर रिलीज हो जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहा कर रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं, जिसको हम पीरियड भी कहा कर रहे होते हैं। पीरियड्स के दौरान ये क्या होगा, झड़ जाएगा, मेम्ब्रेन टूट जाएगा, जिससे ब्लड के रूप में बाहर फ्लो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी कि 1 मंथ में ये जो एंडोमेट्रियम की परत होती है झड़ती रहती है। ये एकदम सिंपल सी कहानी होती है, किसके बारे में, एंडोमेट्रियम के मेम्ब्रेन के बारे में। समझ पा रहे हैं, यानी कि मासिक चक्र दौरान ये प्रक्रिया देखी जाएगी। मेंसेस के दौरान क्या होगा, 1 मंथ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो परत होती है वो झड़ जाती है। समझ पा रहे हैं, झड़ने का मतलब ब्लड के रूप में बाहर रिलीज हो जाता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे ही जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ध्यान से देखना, जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी तब आपका जो एंडोमेट्रियम परत होगा वो नहीं झड़ता है, क्योंकि इसी परत में आकर के जो जाइगोट बन रहा होता है, जाइगोट के बाद जब मारुला बनेगा, मारुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट जो बनेगा, वो जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो आगे चल करके इस तरीके से यहाँ पर आते हुए इसी आपके एंडोमेट्रियम की जो परत है इसी में आके क्या होता है, धंस जाता है। ध्यान देना, इसी एंडोमेट्रियम की परत में जो एम्ब्रियो होता है वो आकर क्या होता है, इसी में धंस जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है, जिसको हम रोपड़ बोलते हैं। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं स्टूडेंट, रोपड़ की प्रक्रिया बोलते हैं। इस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है। आगे हम इसको काफी तरह तक समझेंगे। कहने का मतलब एक तो एमसी के दौरान भी रिलीज हो रहा है, दूसरा इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पर है, रोपड़ में, इम्प्लांटेशन में। किसके रोपड़ में, एम्ब्रियो के रोपड़ में। समझ पा रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लें, ध्यान से यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिखाया जा रहा है, देयर आर दी, देयर हम जैसे बताया भी है, पेयर्ड में होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब जिसको कहा करते हैं, हाँ है ना। फैलोपियन ट्यूब के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक होता है इस्थमस, एम्फुला, इन्फंडिबुलम होता है। अब नीचे की तरफ देयर आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसको हम हेम्ब्रे कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, हेम्ब्रे कहा करते हैं। इसको हम इमेजिन करें, ऐसा हमारी बॉडी अगर इमेजिन करें, दे आर द यूट्रस एंड देयर आर द 2 फैलोपियन ट्यूब, देयर आर द 2 पेयर्ड इन फैलोपियन ट्यूब। समझ पा रहे हो कि नहीं, इंटरनली इमेजिन करो, सिंपल सी बात है। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, पूरा यूट्रस है, यूट्राइन कैविटी है, हाँ यार, यूट्रस फंडस है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम। इमेजिन कर लो, सिंपल सा, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। देखो ये आपका क्या है, एक फैलोपियन ट्यूब, समझ पा रहा है, एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, 2 फैलोपियन ट्यूब है।
अब यहाँ पर एक फैलोपियन ट्यूब को अगर अच्छे से देखें तो यहां से लेके यहां तक शुरुआती वाला भाग क्या होता है, इस्थमस होता है, और ऊपर की तरफ जो फूला हुआ भाग है इसको हम एम्फुला कहते हैं। हाँ या ना, बोलोगे नहीं कभी, ध्यान देना, इस्थमस एंड एम्फुला। और यहां से लेके यहां तक का भाग जो होता है उसको इन्फंडिबुलम कहा करते हैं। नेक्स्ट जो होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, देयर आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम फेम्ब्रे कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, फेम्ब्रे। तो जो फेम्ब्रे होता है इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में पाया जा रहा होता है, और इन्हीं के बीचों बीच क्या होता है, ओवरी होता है। अगर हम इमेजिन करें, सपोज करो ये बीचों बीच इस तरीके से ये है आपका, इस तरीके से अगर इसको देख पा रहे हो, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखो, ये इस तरीके से सपोज करो आपका ओवरी है, हाँ या ना। अब इसी ओवरी में बहुत सारे अंडाणु भी भरे होंगे, हाँ या ना, बहुत सारे अंडाणु भी भरे होंगे जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर रिलीज होंगे, हाँ या ना, समझ पा रहे हो। जो बाहर रिलीज करेंगे 1 मंथ बाद, तो अंडाणु यहाँ से ब्रस्ट होंगे, और ब्रस्ट होने के बाद जो ये आपका, समझ पा रहे हैं, फेम्ब्रे जिसको हमने बताया, ये फेम्ब्रे का जो काम होता है, ये क्या करता है, जैसे यहाँ से फूट करके बाहर निकलता है, जैसे ब्रस्ट होता है ओवरी, तो ओवरी से जो अंडा बाहर निकल रहा होता है, ये क्या करता है फेम्ब्रे, इसको पकड़ने का काम, इसको क्या करता है, संग्रहित कर लेता है, हाँ ना, इसको क्या कर लेगा, संग्रहित कर लेगा। कहने का मतलब जो आपका एग होगा, जो अंडा होगा, इसको क्या करेगा, पकड़ने का काम करता है। समझ पा रहे हैं, जब इसको पकड़ लेगा तो पकड़ने के बाद क्या होता है, इसको कलेक्शन करने का काम करेगा। आगे चल करके यही जो, समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखना, यही जो ओवम होगा, जो अंडाणु होगा, वो आगे चल करके यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसको अंडाणु ना कह करके सेकेंडरी ओसाइट कहना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए अंडाणु कहा जाता है, क्योंकि इसको सेकेंडरी ओसाइट मतलब द्वितीयक अंडजन्य कोशिका कहा करते हैं। क्यों कहा करते हैं, कैसे कहा करते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। अंडाणु जनन जब आपको समझाएंगे तो वहां पर आपको चीजें बहुत अच्छे से कोरिलेट करके समझ में आएंगी। यहाँ से देखो, जैसे ही निकला, अब इसको संग्रहित करके इस तरीके से ये क्या होता है, यहाँ पर पड़ा रहता है, इसी स्थान पर पड़ा रहता है। कहां पर पड़ा रहता है, ध्यान देना, कहां पर आखिर पड़ा रहता है, जैसे यहाँ पर जब चला जाएगा, यहीं पे पड़ा रहेगा। इसको तो हमने इन्फंडिबुलम बोला था, यहाँ तक ये इस्थमस था, ये एम्पुला था, यानी कि इस्थमस और यहाँ पर इस्थमस एंड एम्पुला जंक्शन के बीचों बीच, ध्यान देना, इस्थमस और एम्पुला जंक्शन के बीचों बीच क्या होता है, आपका पड़ा रहता है। देखो कुंभ हो गया कैप, तो इस्थमस और एम्पुला जंक्शन के बीचों बीच क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, तो ये देखो, यहीं पे क्या होता है, आपका अंडाणु पड़ा रहता है और इंतजार करता है किसका, शुक्राणु का, स्पर्म का। अगर स्पर्म गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो, हाँ ना। तो इतनी सी कहानी हमने समझा, किस तरीके से यही चीज यहाँ पर बनाया गया है। अभी हमने आपको जो चीज समझाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस्थमस है, एम्पुला है एंड इन्फंडिबुलम है, देन यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम फेम्ब्रे बोल रहे हैं, हाँ ना। इधर भी इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस्थमस है, एम्पुला है एंड इन्फंडिबुलम है, फेम्ब्रे है, और ओवरीज, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, इस तरीके से देख पा रहे हैं ना। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और देखें, तो नीचे की तरफ जो होता है इसको सर्विक्स बोलते हैं, ध्यान से देख लो, और नीचे की तरफ सर्विक्स, सर्विक्स के बाद सर्वाइकल कैनाल है, विजाइना ना, सर्विक्स और विजाइना मिलकर के, यानी कि सर्वाइकल कैनाल को मिलाकर ही सर्विक्स का ही पार्ट होता है, और विजाइना मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके बर्थ कैनाल बनाते हैं। बर्थ कैनाल मतलब कि इसी से बच्चा जो होगा, इसी रास्ते के द्वारा बाहर आ रहा होगा, बच्चे का जन्म हो रहा होगा, इसी वजह से इसको बर्थ कैनाल कहा करते हैं। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हुआ करता है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल पर चीजों को समझा है।
एक चीज यहाँ पर और अच्छे से समझते चले, क्योंकि ये समझना हमको जरूरी है, नहीं तो आगे थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। जैसे हमने बताया कि जो ओवरी होता है, यहाँ पर जो ओवरी है उसके अंदर की जो कहानी है इसको हम थोड़ा सा समझ ले, क्योंकि उसको समझना हमारा फर्ज भी है, क्योंकि तभी जाकर के हमको चीजें और अच्छे से आगे समझ में आएंगी। हमने बताया इसको क्या बोलते हैं, ओवरी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, ओवरी। और जो ओवरी होता है इसी के अंदर क्या बनता है, ध्यान से देखना। आपको इतना तो पता होगा भाई, ओवरी के अंदर क्या बनता है, अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा, यानी कि अंडाणु बनता है, ओवम बनता है, हाँ या ना। यानी कि जो अंडाणु बनता है ये कहाँ बनता है, ध्यान से देखना, ये कहाँ बन रहा है, अंडाणु। अंडाणु कहाँ बन रहा है, ओवरी के अंदर बन रहा है। अंडाणु यानी अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, इसको हम ओवम कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, ओवम कहा करते हैं। ओवम कहाँ बन रहा है, ओवरी के अंदर बन रहा है। याद रख लेना जरूरी है, अंडाशय के अंदर बन रहा है। और यही ओवम बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंडाशय के अंदर, ध्यान देना, यानी कि अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर अंडाणु यानी कि ओवम बनने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहा करते हैं। ध्यान देना, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अंडाणु जनन कहा करते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, अंग्रेजी में हम क्या करते हैं इसको हम ओजेनेसिस कहा करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ओजेनेसिस, यानी कि हिंदी में अंडाणु जनन। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। किस तरीके से अंडाणु बनता है इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते चले, जिससे चीजें और अच्छा हो जाएगा आपको समझने में। ध्यान से देख लो, तो किस तरीके से अंडाणु बनता है इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में कहानी थोड़ा सा समझते चले। ध्यान से देखो, अंडाणु आखिर कब बनता है, कैसे बनता है, इसके अंतर्गत क्या चीज होती है, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो इसको आप समझ लो। तो देखते हैं इसको भी होता क्या है, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट। अंडाणु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले बात करें तो अंडाणु बनने की प्रक्रिया काफी पहले शुरुआत हो जाती है, जन्म से काफी पहले। ध्यान से देखना, जन्म से काफी पहले का मतलब कितना पहले भाई, जन्म से काफी पहले। सोचो, एक छोटी सी बच्ची के ओवरी के अंदर, और वो बच्ची अभी इस दुनिया में आई भी नहीं है, अभी एकदम छोटी सी बच्ची है जो कि माँ के पेट में पल रही है, गर्भाशय में कहा ज्यादा अच्छा रहेगा। माँ की गर्भाशय में सपोज करो एक बच्ची पल रही है, और वो बच्ची सपोज करो 20 वीक्स पर पहुंच गई है, लगभग लगभग 6 to 8 वीक्स ऑफ फीटस कहते हैं, लगभग 20 वीक्स अगर एवरेज ले, तो 20 हफ्ते की एक छोटी सी बच्ची के ओवरी के अंदर, ध्यान देना इसको लर्न कर लेना, 20 हफ्ते की एक छोटी सी बच्ची की ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर, ध्यान से देखना, लगभग लगभग 6 to 7 मिलियन ऑफ ओगोनिया बन रहे होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोचो कितना ज्यादा अमाउंट में बन रहा होता है, सोचो कितना पहले स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर बर्थ। ध्यान देना, आफ्टर आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म से काफी पहले। क्या हमने बताया, आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म से काफी पहले क्या हो रहा है, अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो रही है डियर स्टूडेंट, शुरू हो जा रही है। सोचो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग, कितना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, आप इसको समझ सकते हैं। अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है ये क्या हो रहा है, जन्म से काफी पहले शुरू हो जा रही है। कितना पहले, हमने बताया कि 6 to 8 वीक्स ऑफ फीटस के अंदर क्या होता है, अंडाणु बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट, शुरुआत हो जाया करती है। तो इसको हम थोड़ा सा समझे तो होता क्या है, ध्यान देना, आफ्टर बर्थ यानी जन्म से काफी पहले हमने लिखा,
वहां पर क्या बन रहा होता है, लगभग 20 वीक्स, हमने बताया 20 हफ्ते की छोटी सी बच्ची के अंदर उसके ओवरी में कितने ओवोगोनिया, 6 to 7 मिलियन, ध्यान देना, 6 to 7 मिलियन ऑफ ओवोगोनिया, 6 to 7 मिलियन ऑफ ओवोगोनिया बन रहे होते हैं। समझ पा रहे हो कितनी ज्यादा अमाउंट में। अब इतने ज्यादा अमाउंट में जो ओवोगोनिया बन रहे होते हैं, इसको हम ओवोगोनिया अथवा इसी को क्या बोलते हैं, ओवोगोनियम भी कहते हैं। ध्यान देना, इसी को ओवोगोनिया अथवा इसी को क्या कहते हैं, ओवोगोनियम भी कहा करते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अंडजन कोशिका। हाँ या ना, इसको अंडजन कहा जाता है, सिंपल सी बात है, अंडजन कोशिका कहते हैं। अंड क्या कहते हैं इसको हम, अंडजन कोशिका कहा करते हैं। अंडजन कोशिका सिंपल सी बात है, जिसको ओवोगोनिया अथवा ओवोगोनियम कहा करते हैं। तो इस तरीके से ये ओवोगोनिया अथवा ओवोगोनियम ये 20 वीक्स ऑफ फीटस के अंदर 6 to 7 मिलियन में कैसे बनते हैं, जरा इसको हम यहीं पर निपटारा कर ले, यहीं पर चीजों को समझते चले। ये सपोज करो एक ओवोगोनिया है, ये क्या है, ओवोगोनिया अथवा ओवोगोनियम है। ये क्या करते हैं, लगातार माइटोसिस डिवीजन करके, ध्यान देना, कौन सा, माइटोसिस, ये लगातार माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया कर करके अपनी संख्या को क्या कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपके ओवोगोनियम होते हैं, जिसको ओवोगोनिया बोल रहे हैं, लगातार माइटोसिस डिवीजन करके, समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ा रहे होते हैं। सोचो इतनी ज्यादा मात्रा में अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे ये 20 वीक्स पर आते आते कितना हो जाता है, ये आपका 20 वीक्स पर आते आते 6 to 7 मिलियन हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन ये आगे आगे बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं, समझ रहे हो। अगर बात करें इतने जो आपके अंडाणु, जिसको ओवोगोनिया अंडजन कोशिका बोल रहे हैं, अगर बात करें आफ्टर बर्थ, जन्म होने के बाद इतना अमाउंट इसका धीरे धीरे कम होता जाता है। समझ पा रहा है क्यों कम होता जाता है, क्योंकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाने के कारण इसका अमाउंट भी धीरे धीरे कम हो जाता है। डिवीजन भी करना धीरे धीरे चीजें समाप्त होने लगती है धीरे धीरे। तो ये बात करें प्यूबर्टी पर, बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ के बाद प्यूबर्टी पर जाते जाते, यानी कि यौनारंभ की अवस्था में, अगर बात करें प्यूबर्टी में कितना बचता है बर्थ के बाद, तो थोड़ा सा इसको भी हम लिखते चलो, थोड़ा सा इसको पहले रब करते हैं। ध्यान से देखो, ये चीज तो आपको समझ में आया क्यों इसका नंबर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया करके लगातार अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। समझ पा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज हमने आपको बताया, जैसे ही इसका जन्म हुआ ना, आफ्टर बर्थ के पहले चीज रहे, अगर सपोज करो बर्थ होगा, तो बर्थ होने के बाद कितना बचेगा, बात करें बर्थ होने के बाद लगभग 2 मिलियन, सोचो तब भी 2 मिलियन के आसपास बच रहेगा। लेकिन जन्म होने के बाद ही कंडीशन है, जन्म होने के पहले, जन्म होने के बाद जन्म हो गया, अब क्या है कि 2 मिलियन बन रहा। जन्म होने के पहले इतना अमाउंट था 6 to 7 मिलियन, जैसे ही जन्म हो गया तो 2 मिलियन हुआ। आगे चल करके इसका अमाउंट लगभग जब प्यूबर्टी अवस्था पर पहुंचती है, तो इसका अमाउंट कितना होता है, ध्यान से देखना, आफ्टर एट द स्टेज, आप लिख सकते हैं एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। ध्यान देना, प्यूबर्टी स्टेज पर बात करें, प्यूबर्टी स्टेज पर अगर हम बात करें, तो यौनारंभ अवस्था पे बात करें प्यूबर्टी स्टेज पर, तो इसका जो अमाउंट होता है ये कितना हो जाता है, 16,000 टू, ध्यान से देखना, 18,000, 16,000 to 18,000 of oogonia which are occur in each ovary, और each ovary, समझ पा रहे हो, लगभग 60 से 80 हजार ओगोनिया बचते हैं। समझ पा रहे हैं, 60 से 80 हजार ओगोनिया बचते हैं, ओगोनिया अथवा ओगोनियम। और जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज पर पहुंचते हैं,
तो इसका नाम ओओगोनिया अथवा ओओगोनियम कहना भी सही नहीं है। ध्यान से देखना, इसका नाम ओओगोनिया अथवा ओओगोनियम ना हो करके इसका नाम हम क्या बोलते हैं, इसका नाम हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्राइमरी प्राइमरी ओओसाइट कहा करते हैं। प्राइमरी ओओसाइट, जैसे नर में क्या बोल रहे थे वहां पर सेकंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वहां पर बोल रहे थे मेल में, उसी तरीके से मेल गैमेट जब बन रहा था तो वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला था, जबकि हम फीमेल में क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी ओओसाइट बोल रहे हैं। प्राथमिक अंडजन कोशिका बन जाया करता है। अब ये बहुत सारे प्राइमरी ओसाइट यानी कि 60 से 80 हजार के जो अमाउंट में प्राइमरी ओसाइट है ये यहाँ पर पड़े होते हैं। ध्यान देना, ये जो ओवरी में अटके पड़े होते हैं, सोच कितने ज्यादा मात्रा में इस तरीके से इसी में भरे होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में, इतना 60 से 80 हजार, समझ सकते हो कितना ज्यादा अमाउंट अभी भी देखा जाए तो है। तो इस तरीके से बहुत सारे अंडे यानी कि प्राथमिक अंडजन कोशिका जिसको हम प्राइमरी ओसाइट बोल रहे हैं यहाँ पर अटके पड़े होते हैं, पड़े रहते हैं। वो जाना चाहते हैं एमसी में, समझ पा रहे हो, एमसी में जाना चाहते हैं, आगे चलकर उनको चांस मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में वही अंडा जा पाएगा, वही प्राइमरी ओसाइट जा पाएगा, वही प्राथमिक अंडजन कोशिका जा पाएगा जो ज्यादा खाया पिया रहेगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा तंदुरुस्त होगा, वही आगे की तरफ सेलेक्ट किया जाएगा, उसी को आगे जाने का चांस मिलेगा, उसी को मौका मिलेगा कहां पर जाने का, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी एमसी में जाने का उसी को चांस मिलेगा। समझ पा रहे हो। सपोज करो यहाँ पर एक चीज अगर हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करें, ये 60 से 80 हजार ओवनी इस तरीके से बांटे पड़े हैं और ये जाना चाहते हैं कहां पर, एमसी में ना। अब एमसी की प्रक्रिया जो होगी आपको पता है, जब वो बच्ची 12 से 13 साल की आयु की होगी, एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी स्टेज जिसको कहा जाता है, एज अ सेफ आयु 12 से 13 साल की आयु इन द फीमेल दैट इज द प्यूबर्टी स्टेज, आई में पहली बार जब समझ पा रहे हो 12 से 13 साल की उम्र में जब पहली बार पीरियड्स होगा तो उस अवस्था को ध्यान देना, जब पहली बार पीरियड आएगा उस अवस्था को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं आप लिख लेना, उसको एक टर्म देते हैं, उसके लिए बोलते हैं, इसको हम मेनार्के कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, मेनार्के कहा करते हैं। हाँ है ना, क्या कहा करते हैं, मेनार्के कहा करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम पीरियड होगा उसको हम मेनार्के कहा करते हैं। हाँ या ना, क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, मेनार्के। तो मेनार्के की जो अवस्था होती है 12 से 13 साल की उम्र में प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है। इसको आप नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया मेनार्की की अवस्था कब से कब तक, 12 से 13 साल की उम्र में देखी जा रही है। अगर वही बात करें प्रक्रिया समाप्त कब होती है तो इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, जब समाप्त होता है। और समाप्त कब हो जाता है, जब पीरियड आना बंद हो जाता है, यानी कि वो अवस्था कब होता है, लगभग है ना, लिख लेना 50 से 55 साल की उम्र में चीजें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, आगे की अंग से नहीं होता है। समझ पा रहे हो, पीरियड नहीं आ रहा होता है तो कैसे क्या होता है, इसको हम आगे चीजों को समझते हैं, इसको लिख लेना। कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसको हम मेनार्के कहेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं, रजोदर्शन, हिंदी लिख लेना। कुछ बच्चे हिंदी वाले होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहा करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मेनार्के को रजोवन वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोवन वृंत कहा करते हैं, यानी कि रजो दर्शन और रजो वृंत कहा करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारे ओवनी अभी हमने बताया अटके पड़े हैं, वो जाना चाहते हैं कहाँ पर, एमसी में, और एक 60 से 80 हजार ओवनियों में एक कुछ चांस मिलेगा, एमसी में जाने का, और वो जो एमसी में जाएगा उसमें बहुत सारे चेंजेस भी देखे जाएंगे, उसके अंतर्गत बहुत सारा उसमें फॉलिकल भी डेवलप हो रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बला है भाई, फॉलिकल का मतलब, जैसे सपोज करो ये आपका अंडा है, ये आपका अंडा है,
अब इस एग में ऊपर की तरफ एक कवर आ जाएगी, हाँ है ना, ऊपर की तरफ जब पहली बार मेम्ब्रेन इस पे डेवलप हो रहा होगा उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। जब दूसरी बार डेवलप होगा सेकेंडरी फॉलिकल कह रहे होंगे। जब तीसरी बार डेवलप होगा तो टर्सरी फॉलिकल यानी तृतीय फॉलिकल। समझ पा रहे हो? यानी कि हिंदी में प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका कहते हैं। समझ पा रहे हो? एकदम सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। अब ये जो पुटिकाएं बहुत सारी बन रही है उसको क्या करती है, चारों तरफ से घेरने का काम कर ही रहे। इसके अलावा इनका काम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। इनका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ द एग को डेवलप कराती है, यानी कि जो ओवम को ताकि मेच्योर हो जाए, आगे चल करके अच्छे से परिपक्व होकर के बन सके, तो इसके लिए हार्मोन्स भी रिलीज कराती है। जैसे बात करें फॉलिकल होता है उससे जो हार्मोन रिलीज होता है या एसएच हार्मोन जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है निकल रहा होता है उससे। तो आगे हम उसको समझेंगे मेच्योर साइकिल में भी। तो प्राइमरी फॉलिकल द्वितीय, सेकेंडरी फॉलिकल तृतीय, समझ रहे, प्राथमिक द्वितीय तृतीय पुटिका जब बन जाएगी तो आगे चल करके उसको बोलेंगे मेच्योर फॉलिकल। जब पूरा बन जाएगा उसको मेच्योर परिपक्व फॉलिकल बोलेंगे, मेच्योर फॉलिकल। और वही मेच्योर फॉलिकल आगे चलकर फटता है यहाँ से, और फटने के बाद इस तरीके से अंडा जो होता है बाहर रिलीज होता है। और जब बाहर रिलीज होता है तो हेमरेज जो होता है इसको कलेक्शन करने का काम करता है, इसको संग्रहित करता है। और संग्रहित करने के बाद इसको इस तरीके से, समझ पा रहे हैं, उस्तमा से एम्पुलर जंक्शन के बीचों बीच छोड़ देता है, यहाँ पे पड़ा रहता है, इंतजार करता है शुक्राणु का। समझ लेना 72 घंटे तक इसका जीवन काल होता है। अगर 72 घंटे से पहले पहले शुक्राणु मिला तो अच्छा है। समझ पा रहे हो? समझ आ रहा है? निषेचन हो जाएगा। अगर शुक्राणु नहीं आया तो निषेचन नहीं होगा, ध्यान से देखना। तो कहने का मतलब इससे हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम एक बात और समझे तो आपको एक बात और समझ में आएगी। अभी हमने जो चीजें बताई थोड़ा सा इसको हम ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको हम क्या करें, एक थोड़ा सा फिगर के तौर पर भी समझ ले। जो भी बातें हमने कही इसको लिख करके समझ ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने बताया कि इसके अंदर 60 से 80 हजार ओवोगोनिया पड़े हैं, है ना, प्राइमरी साइड जिसको बोल रहे हैं, प्राथमिक अंडर कोशिकाएं पड़ी हुई हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से पहली बार जब से कवर डेवलप हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कह रहे हैं इसको हम? प्राइमरी फॉलिकल कहा करते हैं। तो दूसरी बार डेवलप होगा इस तरीके से, है ना, तो दूसरी बार इस तरीके से डेवलप हो रहा होगा, इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल कहा करते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल देखा जाएगा, उसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? टर्सरी फॉलिकल। क्या कहेंगे इसको हम? टर्सरी फॉलिकल कहा करते हैं। अब इसके साथ के साथ क्या होता है, जैसे ही टर्सरी फॉलिकल बन रहा होता है उसके साथ साथ यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड लाइक कैविटी भी बन रहा होता है। इस तरीके से पानी भरा हुआ एक, समझ पा रहे हो, कैविटी भी बन जाता है, खोल गुहा बन जाती है, पानी से भरी होती है और उसमें द्रव भरा होता है। इसको हम धीरे धीरे क्या नाम देते हैं? इसको हम एंट्रम नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एंट्रम कहा करते हैं, जो कि आगे चल करके किसमें बदलता है? ये मेच्योर फॉलिकल में बदल जाता है। और मेच्योर फॉलिकल में जैसे ही बन जाएगा तो हमारा प्रॉपर प्राइमरी साइट जो होगा वो उसका नाम चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ तक पूरा नाम क्या था? प्राइमरी साइट। यहाँ पर भी प्राइमरी साइट बोल रहे थे और यहाँ पर भी उसको क्या बोल रहे थे? प्राइमरी साइट ही बोल रहे थे। ध्यान से देखना, यहाँ तक उसको क्या नाम दे रहे थे? प्राइमरी ओसाइट नाम दे रहे थे, है ना, प्राइमरी ओसाइट नाम देते हैं। जैसे ही मेच्योर फॉलिकल बनता है, ये क्या बना? ध्यान देना, ये आपका जो बना है, यहाँ पर बात कर रहे हैं मेच्योर फॉलिकल बना है। अब जो मेच्योर फॉलिकल बना है इसमें जो आपका समझ पर अंडा है, इसको हम अंडे का नाम जो है क्या दे रहे हैं? सेकेंडरी। ध्यान से देखना, इसको क्या नाम दे रहे हैं? सेकेंडरी ओओसाइट नाम दे रहे हैं। लिख लेना डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी
साइड नाम दे रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यही जो सेकेंडरी साइड होगा मेच्योर फॉलिकल जब मेच्योर हो जाएगा ये फटेगा, जब फट जाएगा तो यहाँ से सेकेंडरी साइड बाहर निकल रहा होगा। तो सेकेंडरी साइड बाहर जब निकलता है, यही बाहर निकलने के बाद ध्यान देना, यही जब फट जाता है, जब बाहर निकलता है, तो इस तरीके से सेकेंडरी साइड को संग्रहित कौन कर रहा है, फेम्ब्रे कर रहा है। फिर फेम्ब्रे से आगे फंडुबुलम से होते हुए कहां पर, इस्थमस और इम्फला जंक्शन के बीचों बीच, यानी कि यहाँ पर ध्यान देना, इस्थमस और इम्फला जंक्शन के बीचों बीच कुल मिला के यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड होता है इसको भेज देता है, और वो यहीं पर पड़ा होता है, इंतजार करता है इसका शुक्राणु का। अगर शुक्राणु मिला तो ठीक है, नहीं तो वहीं पे खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये चीज आप जानते रहना, ध्यान से देखना। तो ये जो बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, कहने का मतलब जो एक से बाहर निकल रहा है, जो अंडाणु बाहर निकल रहा है अंडा, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं अंडाणु जनन बोल रहे हैं। अंडाणु बनने के बाद जो बाहर निकल रहा है, और एक चीज और, इसको समझना अपने आप में बहुत ही ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ध्यान देना। अंडा तो बन रहा है ओवोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान, लेकिन 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 जो एक से बाहर निकल रहा है, जो सेकेंडरी साइड बाहर निकल रहा है, तो बात करें जो बाहर निकल रहा है वो जो किस प्रोसेस के दौरान निकल रहा है, एमसी के दौरान, ध्यान देना। वो बहुत सारे सेकेंडरी साइट जो है, जो बहुत सारे जो प्राइमरी साइट है, वो लगभग 60 से 80 हजार अमाउंट में, सोचो ओवरी के अंदर अटके पड़े हैं। वो जाना चाहते हैं कहां पर, एमसी में जाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना पहले हम जाएंगे, वो कहते हैं पहले हम जाएंगे, और वही जाएंगे जो ज्यादा खाए पिए रहेंगे, जो ज्यादा तंदुरुस्त होंगे, उन्हीं को एमसी में जाने का चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, और वो इस तरीके से एमसी में जाएगा, और तंदुरुस्त रहेगा वही जाएगा। तो कहने का मतलब जो बाहर निकल रहा है किसके दौरान, एक से बाहर निकल रहे हैं, एमसी के दौरान बाहर निकल रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पर हमने समझा कि एक चीज, किस तरीके से फॉलिकल इसको क्या कर रहा है, चारों तरफ से कवर अप कर रहा होता है, और यही फॉलिकल क्या करता है, इसको हार्मोन प्रोवाइड करता है। और वो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एफएसएच हार्मोन कह रहे हैं डियर स्टूडेंट। ये कौन सा हार्मोन निकलता है, एफएसएच हार्मोन, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन निकलता है जिससे आपका जो एग्स होता है वो डेवलप हो पाता है प्रॉपर तरीके से, समझ पा रहे हैं। और लास्ट में इस तरीके से डेवलप हो जाता है, मेच्योर फॉलिकल बन जाता है, फटता है, फटने के बाद बाहर निकलता है। कहने का मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो एग्स है बाहर निकल रहे हैं, समझ रहे हैं, जो सेकेंडरी साइड है बाहर निकल रहा है, जिसको हम प्रॉपर एग बोलते हैं, अंडा बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर एग बोलना, अंडा बोलना ये करेक्ट नहीं है, दीज आर द इनकरेक्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए तो क्या निकल रहा था, सेकेंडरी ओसाइड निकल रहा है, समझ पा रहे हो। अरे भाई जब इसको सेकेंडरी ओसाइड निकल रहा है तो कब हम इसको एग बोलेंगे, कब एग बोलेंगे भैया, कब एग बोलेंगे इसको हम प्रॉपर, कब बोलेंगे, जब शुक्राणु जा करके इसका फर्टिलाइजेशन करेगा, ध्यान देना। जब शुक्राणु अपना केंद्रक यानी अपना सेंट्रियोल जो होगा, समझ पा रहे हैं, इस अंडे के अंदर ट्रांसफर करेगा, तब जाकर के हम इसको प्रॉपर क्या बोलेंगे, तब जाके इसको प्रॉपर सेकेंडरी साइड ना कहा करके इसको हम प्रॉपर एग कहा करेंगे, यानी कि प्रॉपर अंडाणु कहा करेंगे, फिर अंडा तब कहेंगे, जिससे आगे चलकर वो जाइगोट में तब्दील होगा। तो ये सब कहानी हम आगे समझेंगे भी थोड़ा सा और अच्छे से। तो आज के लिए हमने इतना समझा कि ध्यान से देख लो किस तरीके से अंडाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान और यहाँ से कैसे रिलीज हो रहा है, इसको और अच्छे से हम समझेंगे एमसी में। जब आपकी बुक में दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ग्राफ है, उस ग्राफ को जब हम बना के समझ लेंगे तो आपस में ऑटोमेटिक ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, ओवरी में बहुत लंबी कहानी चल रही होती है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपने इतनी बातें अच्छे से समझ ली है। तो आगे थोड़ा सा हम बराबर बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए हम बता दें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी अगर हम आपके लिए डियर स्टूडेंट बताएं तो
यहाँ पर जो अगर देखें हम ओवरी में, ध्यान से देखना, अगर हम ओवरी में एक चीज देखें, थोड़ा सा 2 मिनट रुको रहेंगे स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रब करने के लिए हम अच्छा ले लें रुमाल, यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आपको समझाने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसे देखो, जो ओवरी के अंदर, ध्यान देना, ओवरी के अंदर जो हमने बताया जो प्राइमरी साइट है, इनकी संख्या कितनी है? 60 से 80 हजार है। कितनी है? कितनी है डिस्टेंस हमने बताया था? ओवरी के अंदर बात करें जो आपके क्या है, समझ पा रहे हो, जो आपके सेकेंडरी ओसाइट है, इनकी संख्या कितनी है? सॉरी, प्राइमरी साइट बोल रहे हैं, आगे चलकर तो वही सेकेंडरी साइट में बदलेगा। तो इनकी संख्या कितनी है प्राथमिक अंडजन कोशिका की? कितनी है? 60 से 80 हजार था, हाँ या ना? 16,000 to 18,000 था कि नहीं था? था ना? थोड़ा सा पानी पीने की तब आपको और अच्छे समझाते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया कि ओवरी के अंदर 60 से 80 हजार अमाउंट में क्या पाए जा रहे हैं? ओवोगोनियम पाए जा रहे हैं, हाँ या ना? प्राइमरी साइट जिसको बोल रहे हैं। अब ये जो प्राइमरी साइट है, ध्यान से देखना, जो प्राइमरी oocyte है, ये 60 से 80 हजार अटके पड़े हैं, जाना चाहते हैं एमसी में। अब जो पहली बार एमसी में जाएगा, ध्यान देना, जो पहली बार एमसी में रिलीज किया जाएगा, जो ज्यादा तंदुरुस्त होगा, ध्यान देना, वो ज्यादा ताकतवर होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन का चांस ज्यादा रहेगा। समझ पा रहे हो? अगर बात करें 13 साल की उम्र में जो रिलीज किया जा रहा है, सोचो कितना ज्यादा एक्टिव होगा वो। समझ पा रहे हो? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 21 साल में मतलब कि ज्यादा एक्टिव होगा इस सब उम्र में। सपोज करो अगर वो 40 साल में रिलीज हो रहा है, समझ पा रहे हो? कोई लेडी अगर 40 साल में हो गई, कोई फीमेल, एनी फीमेल मान सकते हैं, अगर 40 साल में अगर एक से रिलीज होगा, अगर उस प्राइमरी साइट एमसी के दौरान निकल रहा होगा बाहर सेकेंडरी साइट के रूप में, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? ध्यान से देखना। तो कहानी क्या होगी? 40 साल की उम्र में लिखा रहेगा, मतलब रिलीज होगा, वो उतना एक्टिव नहीं होगा। समझ पा रहे हो? यानी कि जो प्राइमरी साइट उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, उतना ज्यादा सक्रिय नहीं होगा, वो काफी एज हो चुका होगा, काफी पुराना हो चुका होगा, काफी बूढ़ा हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा साल की उम्र में, मतलब उम्र ज्यादा हो चुका है, उसको भी पुराना हो चुका है। समझ पा रहे हो? 40 साल की उम्र में सोचो उतना ज्यादा फर्टिलाइजेशन का चांस कम होगा। इसका यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं, जैसे जो जो मैरिज होता है, एज ए फीमेल को जल्दी से कहते हैं इसको मैरिज करा दे, 20-25 साल की उम्र में मैक्सिमम लोग मैरिज कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? थोड़ा सा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड पे अगर देखें तो माँ बनने का चांस जो होता है ज्यादा वहां पर एक्टिव होता है। क्यों? इससे भी हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वहां पर जो आपकी प्राइमरी साइट होती है वो ज्यादा, समझ पा रहे हैं, सक्रिय होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो ज्यादा, समझ पा रहे हैं, नए नए एग्स होते हैं, पुराने नहीं रहते हैं। आगे चल करके वही एज हो चुके होंगे, काफी पुराने हो चुके होंगे, जिससे दिक्कत हो गई फर्टिलाइजेशन में। समझ पा रहे हैं? लेकिन प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें कि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस है, समझ रहे हैं, कभी भी कितने भी साल की उम्र हो जाए कभी आप माँ बन सकते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है। तो इस तरीके से ये चीज आपको जानना भी जरूरी था। तो आई होप आपने इतना चीज समझा काफी अच्छे से। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके आप चीजों को पूछ लेंगे। ध्यान से देखना, एक चीज हमने आपको डियर स्टूडेंट यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन आप इसको भी समझ लेना, क्योंकि एक भी चीज आपको छोड़ना नहीं है। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो चलेगा, लेकिन एक भी चीज नहीं छोड़ना है डियर स्टूडेंट, सब चीज आपको पढ़ा के जाना है। तो क्या रहे हो, चीजों को काफी डिटेल में पढ़ा करो, तक तक जाना करो, जरूरी है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो ओवरी को चारों तरफ से इस तरीके से पकड़े हुआ है, जो इस तरीके से, समझ पा रहा है, इस तरीके से ओवरी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ध्यान देना, जो ओवरी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? ओवेरियन
लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ओवेरियन लिगामेंट कहा करते हैं। हाँ या ना? क्या करते हैं इसको? ओवेरियन लिगामेंट, जो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। समझ पा रहे हो? तो इतना ही करते हैं। इस तरीके से आपने इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लिया। आगे चल करके हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा मेमोरी ग्लैंड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हाई स्कूल के लेवल पर डियर स्टूडेंट आपको इतना ही पढ़ना है, तब भी हमने आपको ज्यादा ही पढ़ा दिया है। जानना जरूरी था, क्योंकि बात करें थोड़ा मोटा पढ़ करके आप भी कंफ्यूजन में रहते हैं, हम भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपको हमने कम दे बताया। तो ज्यादा थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि चीजें आपको अच्छे समझ में आए, आपके लाइफ से रिलेटेड है। समझ पा रहे हो? बॉडी का एक पार्ट आप पढ़ रहे हो, समझ लो। अगर शरीर के अंगों को पढ़ने में आपको दिक्कत हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है, तो समझ रहे हो कितना ज्यादा, मतलब बर्डन फील बिल्कुल नहीं होना चाहिए पहली बात, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने बॉडी की चीजों के बारे में समझ रहे हो, तो इससे आपको समझ पा रहे हो इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। कैसे क्या होता है, समझो इतने इंपॉर्टेंट फिनोमेना किस तरीके से होते हैं, कितना अद्भुत चीज होता है, कितना ज्यादा यूनिक होता है। तो जो ये चीजें, तो इस वजह से आपको पढ़ने की ज्यादा जिज्ञासु बनो, मतलब जिज्ञासु रूप से पढ़ो। समझ पा रहे हो? इसमें जिज्ञासा होनी चाहिए आपकी इसको समझने के लिए ना। तो हमको लगता है कि आप जिज्ञासु हैं, इस वजह से आपको हम पूरा पढ़ा रहे हैं। और आप अगर लास्ट तक इस समय तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बड़ी बात है डियर स्टूडेंट। बहुत कम होते हैं, तो आपको मानते हैं कि आप हमारे एकदम प्रिय स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट। अगर आप बने हो इस समय तक तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना। अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर जो इस समय तक वीडियो में बने हैं, तो एक कमेंट जरूर करना, जिससे हमको पता चल सके कि आप ही वो हैं जो हमारे एकदम करीबी दिल के तारा है ना। इतना मतलब आपको समझ आए कि आप ही हमारे एक ऐसे स्टूडेंट है जो इतना लेट तक। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो शुरू शुरू देख के भाग जाते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, बहुत सोचते हैं 1 घंटे का इतना इतना टाइम का वीडियो कैसे देखा जाए। तो एक बार जरूर कमेंट करना, अच्छा लगेगा हमको, पक्का करना है। हम मतलब कि इंतजार करेंगे आपको कमेंट का ना। आप केवल इतना लिख देंगे कि हाँ सर हमने लास्ट तक बने रहे वीडियो में, जरूर लिखना, मतलब अगर बने रहना पक्का लिखना। देखो अगर भगा के देख रहे हो तो बात अलग है ना, तब भी लिख देना, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से लिखो तो हमको पता चल जाता है। देखो यहाँ हमारे डियर स्टूडेंट क्या लिखा था, डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, हाँ या ना। तो इसको समझ लेते हैं स्तन ग्रंथि। क्या है? स्तन ग्रंथि, जो कि सहायक जनन अंग के अंतर्गत पढ़ेंगे हम इसको, हाँ या ना, जो कि 2 पेयर्ड होता है ना। थोड़ा सा इसको बात करें, स्तन ग्रंथि जो होती है लोकेटेड कहाँ पे होती है, ध्यान से देखना। ये स्तन ग्रंथि जो होती है आपके रिब के मसल, जो पसलियां होती हैं, समझ पा रहे हो, उससे क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। खास करके बात करें पैक्टोरलिस, जो मेजर मसल होती है, पैक्टोरल गर्डल जो होता है, हाँ है ना। अब आप सोच रहे हैं पैक्टोरल गर्डल क्या है, आप आगे लेवल में जाएंगे समझेंगे, तब भी समझ आ गया आपको। इसको बोलते हैं पैक्टोरल गर्डल ना। ये जो इस तरीके से जो इसको देख रहे हैं, स्कैपुला वाला रीजन, यहाँ पे जो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट, इसको पैक्टोरल गर्डल बोलते हैं। और नीचे की तरफ जहां से आपका पैर जुड़ा होता है, इसको पेल्विक गर्डल बोलते हैं। हमारे हाथ जुड़ा है, इसको पेक्टोरल गर्डल, और यहाँ नीचे की तरफ जिसका पैर जुड़ा है, पेल्विक गर्डल बोलते हैं। जो पेक्टोरल गर्डल होता है, यहाँ पर एक मसल पाई जाती है जिसको बोलते हैं पैक्टोरलिस मेजर मसल। यहाँ पे लिखा गया था बट मिट गया, लेकिन कोई बात नहीं, देख सकते हैं पैक्टोरलिस, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा गया है पैक्टोरलिस मेजर मसल। ध्यान देना, जो पेक्टोरिस मेजर मसल्स होती है, इससे क्या होता है आपका, ये जुड़ा होता है। ये जो है आपका पेक्टोरिस मेजर मसल्स है, इसी में जो होता है आपका स्तन ग्रंथि यानी जो ब्रेस्ट होता है, वो जुड़ा रहता है। ध्यान देना, और वो सभी मैमल में पाया जाता है। ध्यान देना, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेल जो है, जो नर देख रहे हैं, वो सोचो कि हम में ये नहीं है स्ट्रक्चर, भाई सब में होता है। एक चीज और, फीमेल में एक्टिव होता है और मेल में इनएक्टिव होता है, सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल में हार्मोन के कारण
वहां पर हार्मोन भी तो होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ना, बहुत सारा हार्मोन अभी पढ़ेंगे, एलएच हार्मोन आगे हम देखेंगे भी किस तरीके से। तो वो हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि मेल में वो भी होता है बट इनएक्टिव होता है, ध्यान देना। तो ये चीज है। और इसका जो काम होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल्क फीडिंग में काम होता है। आप स्प्रिंग जो होती है, जो बच्चे होते हैं माँ के, आपको पता है आप भी कहीं ना कहीं माँ के दूध पीकर ही इतने बड़े हुए होंगे, मतलब कि शुरुआत में 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पीता है, समझ पा रहे हो, जो कि मेमोरी ग्लैंड को सक करके। सोचो कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। सोचो ये जो है आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होता है, और यहाँ पर बताया है हमने ये रिब से कनेक्टेड होता है, ध्यान से देखना किससे कनेक्टेड होता है, ये आपका रिब से कनेक्टेड हो रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप जो देख पा रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाँ या ना, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं आप, इसको हम रिब्स बोल रहे हैं, हाँ या ना। ये जो आपको हमने बताया है ये क्या है, आपकी रिब है, और इसी रिब से पेक्टोरस मेजर मसल से क्या होता है आपका जुड़ा होता है। और बाहर की तरफ एक परत होती है इसकी, एकदम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, इसको अरेोला कहते हैं, बाहर की तरफ एकदम। अरेोला के बाद जो होता है इसको बोलते हैं निपल वाला पॉइंट। ये निपल होता है जो कि सक करने के लिए होता है, निपल पॉइंट। और इसे निपल्स में क्या होती है, बहुत सारी डक्ट इस तरीके से खुली होती है, बहुत सारी पतली पतली डक्ट इस तरीके से खुल रही होती है, और इसी डक्ट्स को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं, जिसमें दूध बन रहा होता है, समझ पा रहे हैं, इसी नली के द्वारा दूध होकर के जा रहा होता है लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो होता है एम्फुला होता है, क्या होता है एम्फुला, यानी कि इस तरीके से जो देख पा रहे हैं इसको एम्फुला बोल रहे हैं। इन्हीं एम्फुला में जो इस तरीके से फुला हुआ पार्ट देख रहे हो इसको हम एम्फुला कहते हैं, रेड रेड कलर का, समझ पा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए, तो हमने कलर फुल डायग्राम बनाया है। और ये जो देख पा रहे हैं जो फूला है इस तरीके से साइलिन टाइप स्ट्रक्चर में, इसको हम एम्फुला कहते हैं। और एम्फुला में मिल क्या होता है, उसमें भरा होता है, समझ पा रहे हो। आगे की तरह देखे तो जहां पर क्या होता है मेमोरी डक्ट्स होता है, हाँ है ना, आई होप आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन हम उसका नाम पढ़ के आपको सुना देते हैं डियर स्टूडेंट, मेमोरी डक्ट्स। नेक्स्ट जो है मेमोरी अल्वेलस है, एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पर लोब्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, यानी कि आगे की तरफ वही फैट, बहुत सारा फैटी डिपोजिशन हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो इस तरीके से काफी सारा हम देख पा रहे हैं फैटी डिपोजिशन, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा मात्रा में क्या दिखाई दे रहा है आपको, फैटी डिपोजिशन दिखाई दे रहे हैं, फैट की डिपोजिशन। इसी फैट से डिपोजिशन से क्या होता है, मिल्क बनने की प्रक्रिया जो होती है शुरुआत होती है, दूध बनने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी, फैटी डिपोजिशन से होती है, मेमोरी अल्वेलस, मेमोरी अल्वेलस होती है मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी डक्ट होते हुए एम्फुला, एम्फुला से होते हुए लैक्टिफेरस डक्ट, एंड लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए निपल के थ्रू मिल्क बाहर रिलीज हो रहा होगा। कहने का मतलब यहाँ पे हमने इसको भी समझ लिया कि दूध किस तरीके से, किस रास्ते के माध्यम से बाहर निकलेगा। हमने जाना कि पहले क्या होगा, फैट से बनना स्टार्ट होगा, कहां पे जाएगा, मेमोरी अल्वेलस, मेमोरी डक्ट्स, एम्फुला, लैक्टिफेरस डक्ट, देन निपल, समझ पा रहे हो। हमने समझा कि मेमोरी अल्वेलस, मेमोरी डक्ट्स, फैट से स्टार्ट हो रहा है बनने की प्रक्रिया, मेमोरी अल्वेलस, मेमोरी डक्ट्स एंड लैक्टिफेरस डक्ट्स, देन निपल्स के थ्रू बाहर रिलीज होगा। इस तरीके से मिल्क बनने का एक पाथवे हमने समझ लिया, किस तरीके से रास्ता क्या होगा, मिल्क बनने का माध्यम क्या होगा, किस तरीके से बन रहा होगा, तो हमने इसको अच्छे से समझा। इसके अलावा ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है आपकी, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा चीज और समझ ले, इसमें कभी कभी खास करके कैंसर होने का काफी ज्यादा चांस है रहता है, खास करके, और आज के समय में काफी ज्यादा मात्रा में ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है, ध्यान देना।
बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बात कर ले तो स्तन का कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, हमने बताया था कैंसर के टाइप में कौन सा कैंसर है ना, वहां पे। अब ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि ध्यान से देखना, ब्रेस्ट कैंसर में होता क्या है, इसमें कई सारे सिम्टम देखे जा सकते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट के ऊपर की तरफ ध्यान देना, गांठे टाइप से अंदर की तरफ अनुभव होता है, जैसे गांठे टाइप का बन जाता है, पेन होता है काफी ज्यादा मात्रा में, तो इससे भी पता चल सकता है कि हाँ भाई कोई दिक्कत है। इसके अलावा ब्रेस्ट का कलर, तो थोड़ा कलर भी बदल सकता है। इसके कलर मतलब कि इस पे बहुत सारे धब्बे देखे जा सकते हैं, चकत्ते टाइप के स्ट्रक्चर, समझ पा रहे हो। इसके अलावा कुछ गांठे टाइप का देखा जा सकता है और दर्द भी हो सकता है। ये सभी जो लक्षण है आपके कॉमन लक्षण देखिए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण है, जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करके आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है। इसे कभी कभी अगर इसका सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो ब्रेस्ट भी बाहर निकालना पड़ता है, इसको सर्जरी करके इसको बाहर रिलीज करना पड़ता है, तभी जाकर के कैंसर का ग्रोथ कम होगा उसके oncogenes का, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसका एक तरीका भी होता है चेक करने का, डॉक्टर खुद बताते हैं। इसको पाम से चेक किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे सपोज करो अगर हम, क्योंकि आपको बताना जरूरी है ये चीज, समझ पा रहे हो आप। इस तरीके से ब्रेस्ट की स्वयं की जांच कर सकते हैं। स्वयं ब्रेस्ट की जांच किस तरीके से की जाती है, जो डॉक्टर इसको प्रेफर करते हैं। जैसे निपल वाला पॉइंट है, सपोज करो निपल पॉइंट है, तो निपल पॉइंट से समझ पा रहे, इस तरीके से थंब को प्रेस करते हुए हल्का सा इस तरीके से हम राइट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहे होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब इस तरीके से हम थोड़ा सा टच करते हुए, जिससे पता चले कि कोई गांठ तो नहीं है, जिससे चीजें अच्छे से पता चल सकती है। सेल्फ एग्जामिनेशन होता है ब्रेस्ट का, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए ये सब चीजें जानना क्या है हमको जरूरी है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपने चीजों को अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, हम बात करेंगे वहां पे थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अच्छे से समझेंगे, समझ पा रहे हो। तो आगे हम डियर स्टूडेंट काफी बढ़िया से चीजों को और अच्छे से समझ रहे होंगे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आएंगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो डियर स्टूडेंट प्लीज कमेंट करना जरूर, जिससे आप अगर कमेंट करेंगे हमारा जो प्रयास है कितना अच्छा हो पा रहा है आपके लिए, समझ पा रहे क्या सुधार करना है, तो चीज समझ में आती है। तो प्लीज स्टूडेंट कमेंट करिए। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट्स।